हेलो बच्चों। तो आज हम आए हैं फिर आपके लिए एक नया पॉडकास्ट लेकर और आज हमारा चैप्टर रहेगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जब हम ऑर्गेनिजम्स को पढ़ने की सहूलियत के हिसाब से ग्रुप्स में बांट देते हैं। इस प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो किया गया था दैट वाज बेस्ड ऑन यूज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स हमारे किस काम आ रहे हैं, उनसे हमें खाना मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं या फिर शेल्टर मिल रही है, हमने इस बेसिस पर उनको क्लासिफाई किया था। तो एनसीईआरटी की लाइन है, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशंस वर बेस्ड ऑन द यूज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जिसमें फूडिंग, क्लोथिंग, शेल्टर इसकी कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया। लेकिन सबसे पहला साइंटिफिक अटेम्प्ट जो आया ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने का वो दिया एरिस्टोटल साहब ने। उन्होंने एनिमल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, अनेमा एंड इनेमा। अनेमा ऐसे सारे एनिमल्स जिनमें रेड ब्लड सेल्स नहीं थे और उनका खून लाल नहीं था। इनेमा जिनमें रेड ब्लड सेल्स थे और उनका खून लाल था। प्लांट्स को उन्होंने तीन कैटेगरीज में बांटा, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। बिल्कुल छोटी हाइट वाले प्लांट हर्ब्स, थोड़े और बड़ी हाइट वाले श्रब्स और बड़ी हाइट वाले ट्रीज। यानी कि ये क्लासिफिकेशन हुआ हैबिट के बेसिस पर। फिर इसके बाद आए क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। पहले 2 किंगडम सिस्टम आया, फिर 3 किंगडम सिस्टम, फिर 4 किंगडम सिस्टम और फिर 5 किंगडम सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं 2 किंगडम सिस्टम की, जो लीनियस साहब ने दिया। 2 किंगडम सिस्टम बेस्ड था, मॉर्फोलॉजी पे तो बेस्ड था ही, लेकिन साथ में सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल वॉल है या नहीं है, सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है ऑर्गेनिज्म का, हेट्रोट्रॉफिक है या ऑटोट्रॉफिक है। सो इन सारी बातों के बेसिस पर लीनियस साहब ने सारे ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम्स में बांट दिया, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब कौन कहां रखा था ये देखते हैं फटाफट से। जितने भी बैक्टीरिया थे वो प्लांटी में रखे थे। फिर जो हमारे डाई एटम्स हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, वो कहाँ रखे थे, प्लांटी में रखे थे। स्लाइम मोल्ड्स प्लांट में रखे थे। फंजाई, आपके सारी एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स सब प्लांट में रखे थे। तो एनिमल्स में कौन रखे थे, अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना, सारे नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स। अब इस सिस्टम का सबसे बड़ा नुकसान ये था कि इसने यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को मल्टीसेल्युलर के साथ मिक्स कर दिया था और प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट्स के साथ मिक्स कर दिया था। तो फिर इसके बाद आया 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया अर्नेस्ट हेकल ने, जहां पर उन्होंने एनिमल और प्लांट के अलावा एक तीसरा किंगडम बनाया, दैट इज प्रोटिस्टा। और उसमें उन्होंने सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को उठाकर रख दिया, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे वो यूकैरियोट्स हो। फिर आया 4 किंगडम सिस्टम, जिसमें एनिमेलिया, प्लांटी और 2 किंगडम और आ गए, दैट इज प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। तो मोनेरा में रख दिया गया सारे बैक्टीरिया को और प्रोटिस्टा में रख दिया गया सारे यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स को। और फिर अल्टीमेटली आया हमारा 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि दिया 1969 में आर.एच. विटेकर साहब ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले तो ये पूछता है कि विटेकर साहब ने ऑर्गेनिजम्स को किस बेसिस पर डिवाइड किया। तो सबसे पहला आप ध्यान रखोगे बेटा, सबसे पहला है सेल की कॉम्प्लेक्सिटी, कोई सेल यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है। फिर दूसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर है या मल्टीसेल्युलर है। फिर उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक है या ऑटोट्रॉफिक है। फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोड्यूस कैसे करता है, सेक्सुअली या एसेक्सुअली। और फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आर.एच. विटेकर साहब के क्लासिफिकेशन में थी वो थी फाइलोजेनी। फाइलोजेनी मतलब आर.एच. विटेकर साहब से पहले किंगडम सिस्टम्स में फाइलोजेनी की बात नहीं हुई थी। यहां पर सबसे पहले फाइलोजेनी की बात हुई है, जिसका मतलब होता है एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप, यानी कि एंसेस्टर जिनके कॉमन है हम उनको सेम ग्रुप में रख सकते हैं। तो ये पांचों बातें ध्यान रखनी है। पहला, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, रिप्रोडक्शन किस तरह से हो रहा है, और फाइलोजेनी
इन 5 बातों के बेसिस पर 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया गया। मोनेरा में सारे बैक्टीरिया रखे थे, सारे बैक्टीरिया, यानी कि मोनेरा में कौन आएंगे? यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर ही होते हैं। फिर आपका आया प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में सारे हमारे आते हैं यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, यानी कि मोनेरा और प्रोटिस्टा इन दोनों किंगडम्स में यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स थे। फिर उसके बाद आई फंजाई, फंजाई सारी कहाँ रखी थी? किंगडम फंजाई में। फिर उसके बाद हमारा आया प्लांटी, जितने भी मल्टी सेल्युलर प्लांट्स हैं वो सारे प्लांट किंगडम में रखे थे, और जितने भी मल्टी सेल्युलर एनिमल्स हैं वो सारे एनिमल किंगडम में रखे थे। अब यहाँ पे एनसीईआरटी ने कुछ बहुत 2-4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी हुई हैं। क्या? अगर हम 2 किंगडम सिस्टम की बात करें बेटा, तो 2 किंगडम सिस्टम में क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला 4 ऑर्गेनिज्म का जिक्र एनसीईआरटी में हुआ है। क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, अमीबा, पैरामीशियम, ये चारों ही यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला ये दोनों यूनिसेल्युलर ग्रीन एल्गी हैं, और अमीबा और पैरामीशियम प्रोटोजोन्स हैं। तो 2 किंगडम सिस्टम में क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला रखे थे प्लांटी में, और अमीबा और पैरामीशियम रखे थे कहां? आपके एनिमल किंगडम में। लेकिन 5 किंगडम सिस्टम में ये चारों के चारों एक ही किंगडम में रखे हैं, दैट इज प्रोटिस्टा। अभी मैंने आपको बताया कि 5 किंगडम सिस्टम में जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं और वो यूकैरियोट्स हैं वो प्रोटिस्टा में रखे हैं। तो क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, अमीबा, पैरामीशियम ये चारों के चारों यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं और यूकैरियोट्स हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन अब ध्यान से सुनना, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला and amoeba paramecium which were separated in 2 kingdom system, मतलब क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला प्लांटी में रखे थे और अमीबा पैरामीशियम एनिमेलिया किंगडम में रखे थे, तो इनको अलग कर दिया था 2 किंगडम सिस्टम में। लेकिन फिर 5 किंगडम सिस्टम में प्रोटिस्टा के अंदर इनको यूनाइट कर दिया गया, क्योंकि 5 किंगडम सिस्टम में ये चारों के चारों एक ही जगह रखे हुए हैं, दैट इज प्रोटिस्टा, क्योंकि ये चारों ही यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स हैं। अब बच्चों के दिमाग में डाउट आता है कि मैम क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास तो एल्गी हैं, दोनों ग्रीन एल्गी हैं, हम तो इन्हें प्लांट किंगडम में पढ़ते हैं, और आप कह रहे हो कि ये तो प्रोटिस्टा में है। हाँ बेटा, इनको पढ़ा जाता है प्लांट किंगडम में, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि विटेकर क्लासिफिकेशन सिस्टम के मुताबिक क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला दोनों रखे हैं प्रोटिस्टा में। क्यों? क्योंकि वो यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स हैं। चलिए फिर इसके बाद चलते हैं, ये तो हुए क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब एक एक करके सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम। इस किंगडम में केवल और केवल बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया सबसे ज्यादा पाए जाने वाले मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सबसे पहली पर धरती पर आने वाले बैक्टीरिया थे। बैक्टीरिया कॉस्मोपोलिटन होते हैं, यानी कि वो हर जगह देखने को मिलते हैं, डेजर्ट्स में, स्नो में, हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में, एवरीवेयर, सॉइल में, पानी में, दे आर फाउंड एवरीवेयर। बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो शेप के बेसिस पर हमने उसको 4 भागों में बांटा है। अगर वो रॉड शेप का होता है तो उसे हम बैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं, स्फेरिकल शेप का होता है तो कोकस कहते हैं, अगर स्पाइरल शेप का होता है तो स्पाइरुलम कहते हैं, कॉमा शेप्ड का होता है तो विब्रियो कहते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा जो मेजॉरिटी शेप का बैक्टीरिया पाया जाता है वो बैसिलस होता है। फिर इसके बाद बात करते हैं कि बैक्टीरिया का जो बिहेवियर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है। एनसीईआरटी की लाइन है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर सिंपल होता है लेकिन बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है। बैक्टीरिया में अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो बैक्टीरिया अधिकतर हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफिक, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, और अगर वो हेट्रोट्रॉफ्स हैं तो वो मेनली सैप्रोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि डेड और डिकेइंग मैटर से अपना खाना उठाते हैं। वो डिकम्पोजर्स भी हो सकते हैं, वो पैरासाइट्स भी हो सकते हैं।
कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, और उसमें भी वो दो तरह से अपना खाना खुद बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस से और कीमोसिंथेसिस से। लाइट एनर्जी की मदद से अगर अपना खाना बनाते हैं तो वो फोटोसिंथेसिस है, केमिकल एनर्जी की मदद से बनाते हैं तो वो कीमोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो बैक्टीरिया होते हैं उनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, बल्कि एक डिफरेंट चीज होती है जिसे हम कहते हैं क्रोमैटोफोर। तो बैक्टीरिया के पास फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्रोमैटोफोर होता है। अब ये क्रोमैटोफोर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन। जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही अंदर की तरफ धंस जाती है और क्रोमैटोफोर बनाती है, जिससे जुड़े हुए होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, उसके अंदर या तो बैक्टीरियोविरिडिन होता है या बैक्टीरियोपर्प्यूरिन होता है। बैक्टीरियोविरिडिन ग्रीन कलर का होता है, बैक्टीरियोपर्प्यूरिन पर्पल कलर का होता है। इसी के बेसिस पर हम कहते हैं कि कुछ बैक्टीरिया ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं और कुछ पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होते हैं। यहां पर एक एक्सेप्शन हो जाती है साइनोबैक्टीरिया, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया एक अकेला ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसके पास क्लोरोफिल होता है। और कौन सा क्लोरोफिल होता है? क्लोरोफिल ए होता है। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या करते हैं? सॉइल में प्रेजेंट जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, राइट, जैसे अमोनिया हो गया, तो सॉइल में जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उन्हें ऑक्सीडाइज करते हैं, और उन्हें ऑक्सीडाइज करके जो एनर्जी रिलीज होती है उससे अपना खाना बनाते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स पर चलते हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के मेजर एग्जाम्पल्स हैं क्लोरोबायम, रोडोसुडोमोनास और रोडोस्पाइरुलम। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जिसमें 4 बैक्टीरिया आ जाते हैं, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसिस्टिस और नाइट्रोबैक्टर। ये चारों कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं। अगर बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन की बात करो तो वो एरोबिक भी हो सकती है, एनारोबिक भी हो सकती है। कुछ बैक्टीरिया एरोबिक होते हैं, कुछ एनारोबिक होते हैं। बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, मीजोजोम होता है। मीजोजोम भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का धसा हुआ रूप होता है, इनवैजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिससे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जुड़े हुए पाए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन की। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन मेनली बाइनरी फिजन से होता है, फेवरेबल कंडीशंस में। लेकिन अगर बैक्टीरिया को अनफेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो उसमें एंडोस्पोर बनता है। सही मायनों में बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। अगर उन्हें रिकॉम्बिनेशन दिखाना होता है तो एक बहुत पुराना मेथड है डीएनए ट्रांसफर का, जिसकी मदद से वो रिकॉम्बिनेशन दिखाते हैं। एनसीईआरटी में लिखा है कि मोस्टली फेवरेबल कंडीशंस में उनमें बाइनरी फिजन होता है, अनफेवरेबल कंडीशंस में एंडोस्पोर बनता है, और अगर उन्हें रिकॉम्बिनेशन करना होता है, वेरिएशन लाना होता है, सो देयर इज अ प्रिमिटिव मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफर। डीएनए ट्रांसफर का एक बहुत पुराना मेथड है, जैसे उसमें हमारा आ जाता है कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। सही मायनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में नहीं होता है, यानी कि बैक्टीरिया में ना गैमीट्स बनते हैं, ना गैमीट्स का फ्यूजन होता है और ना ही जाइगोट बनता है। वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा सा कुछ होता है जिसे हम ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन या कॉन्जुगेशन कहते हैं। बैक्टीरिया को हम 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकैन नहीं होता। बैक्टीरिया की सेल वॉल में सेल्यूलोज नहीं होता है, पेप्टाइडोग्लाइकैन होता है, या जिसे हम कह देते हैं म्यूरामिक एसिड। पर आर्कीबैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकैन या म्यूरामिक एसिड नहीं होता है, सूडोम्यूरामिक एसिड होता है। यानी कि आर्कीबैक्टीरिया की सेल वॉल बाकी बैक्टीरिया की सेल वॉल से अलग है। आर्कीबैक्टीरिया को हम मेनली 3 कैटेगरीज में बांटते हैं, मीथेनोजेंस, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स। मीथेनोजेंस ऐसे आर्कीबैक्टीरिया हैं जो ऐसी जगहों पर पाए जाएंगे जहां पर कभी भी ऑक्सीजन नहीं होगी, यानी कि मीथेनोजेंस ऑब्लिगेट एनारोब्स होंगे, वो हमेशा ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही पाए जाएंगे। वो मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं, दलदली एरियाज में पाए जाते हैं।
वो गाय भैंसों के पेट के अंदर यानी कि गाय भैंसों कैटल्स के र्यूमन में पाए जाते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन में। और यही मीथेनोजेंस हेल्प करते हैं बायोगैस प्रोडक्शन में। और मीथेनोजेंस चावल के खेत में भी पाए जाते हैं, राइस और पैडी फील्ड्स में। मीथेनोजेंस भी नेचर में कीमोसिंथेटिक होते हैं। एग्जाम्पल में लेना चाहो तो मिथेनोकोकस और मिथेनोबैक्टीरियम। हेलोफाइल्स ऐसे आर्की बैक्टीरिया हैं जो वहां पाए जाते हैं जहां नमक की मात्रा ज्यादा होती है, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है। और हेलोफाइल्स में एग्जाम्पल आ जाता है हेलोकोकस। थर्मोएसिडोफाइल्स ऐसे आर्की बैक्टीरिया हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर पे, लगभग 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर आसानी से रह लेते हैं और हाई एसिड कॉन्सेंट्रेशन को भी झेल लेते हैं। थर्मोएसिडोफाइल्स में एग्जाम्पल आ जाता है थर्मोकोकस। तो आर्की बैक्टीरिया बहुत आसानी से हार्श कंडीशंस को भी झेल लेते हैं। फिर हमारा आता है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया ऐसे सारे बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास एक प्रॉपर रिजिड सेल वॉल होती है जो कि पेप्टाइडोग्लाइकैन की बनी होती है। यू बैक्टीरिया में हमारे सिलेबस में 2 बैक्टीरिया हैं, एक है साइनोबैक्टीरिया और एक है माइकोप्लाज्मा। ये दोनों ही यू बैक्टीरिया होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी की। साइनोबैक्टीरिया अक्सर हमें पानी में देखने को मिलता है। वो फ्रेश पानी में भी हो सकता है, मेरीन पानी में भी हो सकता है और कभी कभी मॉइस्ट सॉइल पर भी हो सकता है, ऐसी सॉइल जिसमें नमी हो। साइनो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं सारे ही यूनिसेल्युलर होते हैं, कोई बैक्टीरिया मल्टीसेल्युलर नहीं होता है। तो साइनोबैक्टीरिया भी यूनिसेल्युलर होते हैं, लेकिन कभी कभी ये मिलकर कॉलोनी बना लेते हैं। और कॉलोनी कौन सी शेप में बनाते हैं? फिलामेंट की शेप में। तो जब ये कॉलोनी बनाते हैं तो वो फिलामेंटस शेप की हो सकती है, जैसे नॉस्टॉक में और एनाबीना में। अब 3 बातें बताऊंगी जो बहुत जरूरी हैं साइनोबैक्टीरिया के बारे में, नीट में आ चुकी हैं। सबसे पहला, साइनोबैक्टीरिया की सेल वॉल रिजिड होती है, सख्त होती है। दूसरा, सेल वॉल के चारों तरफ हमेशा एक चिपचिपी लेयर यानी कि जिलेटिनस शीथ और म्यूसिलेजिनस शीथ देखने को मिलती है और इनमें कभी भी फ्लैजिला नहीं होता। 3 बातें ध्यान रखनी है। सेल वॉल रिजिड है, उसके चारों तरफ जिलेटिनस शीथ है और फ्लैजिला इनमें कभी भी नहीं होगा, यानी कि ये हमेशा नॉन मोटाइल बैक्टीरिया होंगे। साइनोबैक्टीरिया में जब कॉलोनी बनती है, सपोज जैसे हमने नॉस्टॉक की बात करी, खूब सारे नॉस्टॉक ने मिलकर एक फिलामेंटस कॉलोनी बना ली। उसमें जो सारे सेल्स होते हैं उन्हें हम वेजिटेटिव सेल्स कहते हैं, जिनमें फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन कॉलोनी का कोई सेल स्पेशलाइज हो जाता है और उसे हम हेटेरोसिस्ट कहते हैं। तो ऐसा कॉलोनी का स्पेशलाइज्ड सेल जो फोटोसिंथेसिस करना छोड़ दे और स्पेशलाइज हो जाए, उसकी सेल वॉल थोड़ी मोटी हो जाए, उसे हम हेटेरोसिस्ट कहते हैं। और हेटेरोसिस्ट के अंदर होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि हेटेरोसिस्ट ऐसा सेल है जो साइनोबैक्टीरिया के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करता है, यानी कि N2 को अमोनिया में बदल सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो फोटोसिंथेटिक तो होते ही होते हैं, साथ में बहुत अच्छे नाइट्रोजन फिक्सर्स भी होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया में मेनली आपको बाइनरी फिजन देखने को मिलता है रिप्रोडक्शन में। साइनोबैक्टीरिया के कुछ फेमस एग्जाम्पल्स हैं नॉस्टॉक, एनाबीना, ओलोसीरा, टॉलीपोथ्रिक्स। और आपका स्पिरुलिना, पुरानी एनसीईआरटीज में स्पिरुलिना को ग्रीन एल्गी में दे रखा था, तो वो बिल्कुल गलत है। स्पाइरोगायरा एक मल्टीसेल्युलर ग्रीन एल्गी है, लेकिन स्पिरुलिना एक बैक्टीरिया है। तो स्पिरुलिना एक ऐसा साइनोबैक्टीरिया है जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए उसको सिंगल सेल प्रोटीन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जो पोल्यूटेड पानी में बहुत ज्यादा ग्रो करती हैं। कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसी होती हैं जो पोल्यूटेड पानी में बहुत ज्यादा ग्रो करती हैं और एल्गल ब्लूम कॉज करती हैं, जैसे ऑसिलेटोरिया और एनाबिना। अब चलते हैं माइकोप्लाज्मा पर। उसके बारे में खास बात, 3 खास बात हैं। पहला, उसमें सेल वॉल नहीं होती है। माइकोप्लाज्मा ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल नहीं होती है। उसका जो डीएनए होता है वो पूरे के पूरे सेल में फैला रहता है। माइकोप्लाज्मा के पास कभी भी फ्लैजिला नहीं होता है।
माइकोप्लाज्मा सबसे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट्स होते हैं। माइकोप्लाज्मा एनिमल्स में भी बीमारी करते हैं और प्लांट्स में भी बीमारी करते हैं। और माइकोप्लाज्मा फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं, माने कि जनरली तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पाए जाते हैं, लेकिन वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी जिंदा रह सकते हैं। माइकोप्लाज्मा हमेशा हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। तो यही सवाल बस माइकोप्लाज्मा के बारे में आते हैं। चलिए अब चलते हैं किंगडम प्रोटिस्टा पर। किंगडम प्रोटिस्टा में सारे यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स आते हैं, यानी कि अच्छा, जो हमने पिछला किंगडम पढ़ा प्रोकैरियोट, उसका नेचर कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी सेल ऑर्गेनेली नहीं होती, न्यूक्लियस नहीं होता प्रॉपर, राइट, हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते। लेकिन यहां पर प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक सेल्स हैं, तो यहां सब कुछ होगा। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज भी होंगी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, सब कुछ होगा, और हिस्टोन प्रोटीन्स भी होंगे। एनसीईआरटी कहती है कि ये एक ऐसा किंगडम है प्रोटिस्टा जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है। इसमें हर एक तरह का ऑर्गेनिज्म बैठा है। इसमें प्लांट जैसा ऑर्गेनिज्म भी है, एनिमल जैसा ऑर्गेनिज्म भी है, और फंजाई जैसा ऑर्गेनिज्म भी है। इसके जो मेंबर्स हैं उनके पास सेल वॉल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, और मूवमेंट दिखाने के लिए लोकोमोटरी ऑर्गन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लोकोमोटरी ऑर्गन्स इनमें सूडोपोडिया हो सकता है, सीलिया हो सकता है, या फ्लैजिला हो सकता है। प्रोटिस्टा को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, प्लांट लाइक, एनिमल लाइक और फंजाई लाइक। प्लांट लाइक प्रोटिस्टेंस में हमारे 3 आ जाते हैं, डायटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनॉइड्स। एनिमल लाइक में हमारे प्रोटोजोन्स आ जाते हैं, और फंजाई लाइक में स्लाइम मोल्ड्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्टेंस की, जिसमें सबसे पहले आते हैं डायटम्स। डायटम्स ऐसे प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं जो आपको फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलते हैं और मेरीन वाटर में भी देखने को मिलते हैं। इन्हें हम फाइटोप्लैंक्टॉन्स कहते हैं, डायटम्स को। मतलब ऐसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और पानी की सतह पे पैसिवली फ्लोट करते हैं। माइक्रोस्कोपिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स विच फ्लोट पैसिवली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। डायटम्स को हम चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन कहते हैं, यानी कि अधिकतर जो खाना ओशियन में बनता है उन्हें डायटम्स बनाते हैं। डायटम्स की सेल वॉल पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इनकी सेल वॉल में भारी मात्रा में सिलिका होता है, तो हम कहते हैं इनकी सेल वॉल सिलिशियस होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, और ग्लासी होती है, और इनडिस्ट्रक्टिबल होती है। इनकी सेल वॉल को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता क्योंकि वो भारी मात्रा में सिलिका से बनी होती है। इनकी सेल वॉल ऐसी लगती है जैसे साबुनदानी हो। इनकी सेल वॉल में सोप बॉक्स लाइक अपीयरेंस होता है, जिसमें अपर पार्ट को हम एपिथीका कहते हैं और लोअर पार्ट को हाइपोथीका कहते हैं। डायटम्स मेनली फोटोसिंथेटिक होते हैं, और उनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, और साथ में कैरोटिनॉइड्स और ज़ैंथोफिल भी होते हैं। जब ये मर जाते हैं तो नीचे पानी की सतह पर जमा हो जाते हैं और बनाते हैं डाईएटोमेशियस अर्थ, जिसे हम डाईएटोमाइट भी कहते हैं। और ये डाईएटोमेशियस अर्थ को जब हम समुद्र से खुरच कर ले आते हैं तो ये डाईएटोमेशियस अर्थ हेल्प करती है फिल्टरेशन पर्पसेस में। ऑयल या कफ सिरप को फिल्टर करना हो या मेटल पॉलिशिंग आपको करनी हो तो उसमें डाईएटोमाइट हेल्पफुल होता है। डायटम्स के पास फ्लैजिला नहीं होता है, फ्लैजिला इज कंप्लीटली एब्सेंट। फिर चलते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स के पास। डाइनोफ्लैजिलेट्स आपको मेनली समुद्र में मिलते हैं, यानी कि मेरीन वाटर में मिलते हैं, फ्रेश वाटर में बहुत ही कम। डाइनोफ्लैजिलेट्स का नाम डाइनोफ्लैजिलेट्स इसलिए है क्योंकि उनके पास 2 फ्लैजिला होते हैं। उनकी बॉडी में कुछ डिप्रेशन होती हैं, कुछ गड्ढे होते हैं जहां से 2 फ्लैजिला निकल कर आते हैं। एक को हम लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला कहते हैं और दूसरे को ट्रांसवर्स फ्लैजिला कहते हैं, और वो दोनों फ्लैजिला आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स भी फोटोसिंथेटिक होते हैं, उनमें क्लोरोफिल ए होता है और क्लोरोफिल सी होता है,
डाई एटम्स की तरह। कैरोटिनॉइड्स होते हैं, ज़ेंथोफिल होते हैं। एनसीईआरटी कहती है कि डायनोफ्लैजेलेट्स अलग अलग कलर के हो सकते हैं, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, अलग अलग कलर के हो सकते हैं डायनोफ्लैजेलेट्स। डायनोफ्लैजेलेट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट क्रिएट करते हैं जिन्हें हम रेड टाइड कहते हैं। भारी मात्रा में ये ग्रो करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे रेड टाइड्स आ गए हैं, और उसे करने वाले होते हैं गॉनी ऑलेक्स एंड जिम्नोडीनियम। गॉनी ऑलेक्स, जिम्नोडीनियम, ये दो ऐसे डायनोफ्लैजेलेट्स हैं जो रेड टाइड कॉज करते हैं। कुछ डायनोफ्लैजेलेट्स ऐसे भी हैं जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है जो बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं, जैसे पायरोसिस्टिस। कुछ डायनोफ्लैजेलेट्स पॉइजनस भी होते हैं, टॉक्सिक भी होते हैं फिशेस के लिए। फिर चलते हैं युग्लिना पर, युग्लिनॉइड्स पर। युग्लिनॉइड्स आपको रुके हुए फ्रेश पानी में ही मिलते हैं, यानी कि स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर में ही मिलते हैं। युग्लिना के बारे में आपको यह ध्यान रखना है कि इनके पास सेल वॉल नहीं होती है। सेल वॉल की बजाय इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक प्रोटीन की बनी हुई फ्लेक्सिबल कवरिंग होती है, जिसे हम पेलिकल कहते हैं। युग्लिना के पास भी दो फ्लैजिला होते हैं, एक बहुत छोटा होता है, एक लंबा होता है। इनके पास भी दो फ्लैजिला हैं। युग्लिना के पास भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी का होना एक हायर प्लांट लाइक कैरेक्टर है, तो ये अक्सर पूछ लिया जाता है ऐसा कौन सा प्रोटिस्टा का मेंबर है जिसमें हायर प्लांट लाइक कैरेक्टर देखने को मिलता है, तो वो हमारा युग्लिना है। युग्लिना एक मिक्सोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, माने कि जब उसको सनलाइट मिलती है तो वो फोटोसिंथेसिस दिखाता है, और जब उसे सनलाइट नहीं मिलती है तो वो हेट्रोट्रॉफिक बन जाता है, यानी कि सेप्रोबिक या प्रीडेटर बन जाता है। तो वो दोनों तरह का न्यूट्रिशन दिखाता है। फिर चलते हैं, आपने ये तो हमारे खत्म हुए प्लांट लाइक प्रोटिस्टेंस। अब चलते हैं स्लाइम मोल्ड्स पर। स्लाइम मोल्ड्स फंजाई जैसा नेचर रखते हैं और वो सेप्रोफिटिक होते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर से अपना खाना लेते हैं। स्लाइम मोल्ड्स के पास सेल वॉल नहीं होती है। जब स्लाइम मोल्ड्स को फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, फेवरेबल कंडीशंस, तो वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं अपनी लाइफ साइकिल में, जिसे हम प्लास्मोडियम कहते हैं। ये वो वाला प्लास्मोडियम नहीं है जो मलेरिया करता है, ये एक स्टेज है इनकी लाइफ साइकिल में। तो एनसीईआरटी की लाइंस हैं, ध्यान से सुनना। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस the slime molds aggregate to form an aggregation called as plasmodium. फेवरेबल कंडीशंस में स्लाइम मोल्ड्स इकट्ठा होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम प्लास्मोडियम कहते हैं, और ये प्लास्मोडियम डेड और डिकेइंग मैटर पे ग्लाइड करता रहता है और वहां से अपना खाना रिसीव करता रहता है। जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो प्लास्मोडियम के ऊपर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिसे हम फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, अनफेवरेबल कंडीशंस में प्लास्मोडियम के ऊपर फ्रूटिंग बॉडी बनती है, और फ्रूटिंग बॉडी के टिप पर बनते हैं स्पोर्स। ध्यान रखना, यानी कि स्लाइम मोल्ड्स में स्पोर्स अनफेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं, तो टिप पर बनते हैं स्पोर्स। और जो स्लाइम मोल्ड्स के स्पोर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट नेचर रखते हैं। स्लाइम मोल्ड्स के स्पोर के पास ट्रू सेल वॉल होती है। अभी मैंने आपको बताया कि स्लाइम मोल्ड्स में सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन केवल उनके स्पोर्स के पास सेल वॉल होती है। प्रोटिस्टा के केवल स्पोर्स के पास सेल वॉल होती है, और ये हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक जिंदा रह सकते हैं स्पोर्स, और ये बहुत ही रेजिस्टेंट होते हैं। तो स्पोर्स बहुत ही रेजिस्टेंट होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक सरवाइव कर सकते हैं, और इनके पास ट्रू वॉल होती है। तो इनके स्पोर पर क्वेश्चन आता है। फिर चलते हैं प्रोटोजोअन्स पर। प्रोटोजोअन्स एनिमल लाइक होते हैं। इन्हें हम कहते हैं प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। हम कहते हैं कि एनिमल्स के पुराने रिश्तेदार हैं। ये प्रीडेटर्स हो सकते हैं या फिर ये पैरासाइट्स हो सकते हैं। इनमें 4 कैटेगरीज आती हैं: अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स एंड स्पोरोजोअन्स।
अमीबॉइड प्रोटोजोन्स ऐसे प्रोटोजोन्स होते हैं जो सूडोपोडिया की मदद से मूव करते हैं। ये फ्रेश पानी में भी पाए जा सकते हैं, मेरीन वाटर में भी पाए जा सकते हैं और मॉइस्ट सॉइल पर भी पाए जा सकते हैं। कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं, कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं। एनसीईआरटी में एक स्पेशल पॉइंट लिखा है कि ऐसे कुछ अमीबॉइड प्रोटोजोन्स जो समुद्र में पाए जाते हैं, उनके चारों तरफ कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सिलिका शेल बोलते हैं। एग्जाम्पल एंटा अमीबा और अमीबा। फिर आता है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स की खास बात यह है कि उनके पास सीलिया होता है और इनकी बॉडी में इंजेक्शन के लिए भी कैविटी होती है, एक स्पेशल ओपनिंग होती है, और इजेक्शन के लिए भी स्पेशल ओपनिंग होती है। ये भी फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल है पैरामीशियम। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के पास फ्लैजिला होता है, ये भी फ्री लिविंग हो सकते हैं या पैरासाइट हो सकते हैं। और यहां पर एग्जाम्पल आता है हमारा ट्रिपैनोसोमा, जो कि स्लीपिंग सिकनेस करता है। और फिर आते हैं हमारे स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स केवल और केवल पैरासाइट हो सकते हैं। स्पोरोजोन कभी भी फ्री लिविंग नहीं होते हैं। और वो कैसे पैरासाइट्स होते हैं? एंडोपैरासाइट, हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं और वो ऐसे स्पोर्स बनाते हैं अपनी लाइफ साइकिल में जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। और स्पोरोजोन्स में सबसे फेमस है प्लास्मोडियम। ये प्लास्मोडियम मलेरिया करता है। अब चलते हैं किंगडम फंजाई पर। किंगडम फंजाई के जो मेंबर्स हैं हेट्रोट्रॉफिक होते हैं सारे। कोई भी फंजाई ऐसे नहीं है जो अपना खाना खुद बना सकती हो, सारे हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक में वो अधिकतर सेप्रोफिटिक होते हैं, यानी कि डेड और डिकेइंग मैटर से अपना खाना उठाते हैं। कभी कभी वो पैरासाइट्स भी होते हैं और कभी कभी वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी देखने को मिलते हैं, जैसे लाइकन और माइकोराइजा। फंजाई आपको अधिकतर ऐसी जगहों पर देखने को मिलेंगे जहां मॉइस्चर ज्यादा होगा और नमी होगी। बरसात के मौसम में बेस्ट होता है इनकी ग्रोथ का मौसम। फंजाई मॉर्फोलॉजी और हैबिटाट में बहुत वैरायटी, एनसीईआरटी की लाइन है, देयर इज वेरी मच डाइवर्सिटी इन देयर मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटाट। ये कैसे दिखते हैं और कहां पाए जाते हैं, इसमें बहुत वैरायटी होती है। फंजाई यूनिसेल्युलर भी होती हैं कुछ फंजाई, वैसे अधिकतर फंजाई मल्टी सेल्युलर होती हैं। यूनिसेल्युलर फंजाई का फेमस एग्जाम्पल है ईस्ट। ईस्ट एक यूनिसेल्युलर फंजाई है, वरना अधिकतर फंजाई मल्टी सेल्युलर होती हैं। जो मल्टी सेल्युलर फंजाई होती हैं उनकी बॉडी बहुत सारे धागों से बनी होती है और उन धागों को हम कहते हैं हाइफी। जब ये सारे धागे इकट्ठा होकर एक नेटवर्क बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं माइसीलियम। अगर माइसीलियम बहुत सारे धागों का एक बुना हुआ जाल है, अगर हम इस जाल में से एक धागा निकाल लें और उसको झांक कर देखें, अगर इस धागे में बीच बीच में पार्टीशंस हैं, यानी कि सेप्टा है, तो ये सेप्टेट माइसीलियम होता है। और अगर बीच बीच में सेप्टा नहीं होता है तो वो एसेप्टेट माइसीलियम होता है। तो फंजाई को हम टोटल 4 भागों में बांटकर पढ़ेंगे: एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज और फाइकोमाइसिटीज। तो 4 क्लासेस में से एसेप्टेट माइसीलियम केवल फाइकोमाइसिटीज में होता है, बाकी तीनों क्लासेस में सेप्टेट माइसीलियम होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। फंजाई की सेल वॉल बनी हुई होती है काइटिन की। काइटिन जो कि एक पॉलीमर है एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन का, यानी कि NAG, नाग का पॉलीमर है। फंजाई में अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन वहां पे वेजिटेटिव भी हो सकता है, जैसे कुछ फंजाई में फ्रैगमेंटेशन देखने को मिलता है, जैसे राइजोपस। और कुछ फंजाई ऐसी होती हैं जो एसेक्सुअल स्पोर्स बनाती हैं। ये एनसीईआरटी, ये नीट का फेवरेट है, इसको ध्यान से सुनना। तो फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल स्पोर की मदद से भी होता है। 3 एसेक्सुअल स्पोर हैं जो फंजाई की लाइफ साइकिल में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला होता है जूस्पोर। जूस्पोर को आप प्लानोस्पोर भी कहते हो। जूस्पोर एक हैप्लॉइड एसेक्सुअल स्पोर है।
फंजाई की मेन बॉडी हैप्लॉइड होती है, यानी कि फंजाई हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होता है। तो फंजाई के माइसीलियम पर कुछ एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं जिन्हें हम जू स्पोर्स कहते हैं। तो जू स्पोर्स क्या होते हैं बेटा? हैप्लॉइड होते हैं, वो माइटोसिस से बनते हैं, यानी कि माइटोस्पोर्स होते हैं। जू स्पोर्स के पास सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन फ्लैजिला होता है। और जू स्पोर ऐसी फंजाई में देखने को मिलते हैं जो पानी में पाई जाती हैं। फंजाई अक्सर जमीन पर होती हैं, फंजाई टेरेस्ट्रियल होती हैं, लेकिन कुछ मुट्ठी भर फंजाई ऐसी भी हैं जो पानी में भी रहती हैं। तो ऐसी फंजाई जो पानी में रहती हैं केवल उनमें जूस्पोर बनते हैं। जमीन पर रहने वाली फंजाई में जूस्पोर्स नहीं होते हैं, यानी कि जूस्पोर्स फंजाई के लाइफ साइकिल में रेयरली बनते हैं। तो जूस्पोर को प्लानोस्पोर भी कह सकते हो। सेल वॉल नहीं है, फ्लैजिला है। ये एंडोजीनस स्पोर होता है। एंडोजीनस मतलब जूस्पोरेंजियम के अंदर बनता है। ये किसी सरफेस पर नहीं बल्कि एंडोजीनस होता है, सरफेस पर नहीं बनता, जूस्पोरेंजियम के अंदर बनता है। कहां देखने को मिलता है? एक्वेटिक मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज। केवल फाइकोमाइसिटीज में ही ऐसे मेंबर्स पाए जाते हैं जो पानी में होते हैं। तो क्या बोलोगे? जूस्पोर्स आर फाउंड इन एक्वेटिक मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज लाइक एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो में जूस्पोर्स बनते हैं। फिर आते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स, जिन्हें हम ए प्लानोस्पोर्स भी कहते हैं, जिनमें फ्लैजिला नहीं होता है, सेल वॉल होती है और ये भी एंडोजीनस बनते हैं, स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। कहां देखने को मिलते हैं? फाइकोमाइसिटीज के ऐसे मेंबर्स में जो जमीन पर रहते हैं। तो जूस्पोर फाइकोमाइसिटीज के पानी में रहने वाले मेंबर्स में मिलता है और स्पोरेंजियोस्पोर फाइकोमाइसिटीज के टेरेस्ट्रियल मेंबर्स में देखने को मिलता है, जैसे राइजोपस और म्यूकर। फिर आता है कोनिडिया, जिसे हम कोनिडियोस्पोर भी कहते हैं। कोनिडिया भी नॉन मोटाइल होता है, यानी कि फ्लैजिला नहीं होता है, सेल वॉल होती है, मोटी सेल वॉल, थिक सेल वॉल होती है। और ध्यान से सुनना, कोनिडिया एक्सोजीनस होता है, माने के वो कोनिडियोफोर के ऊपर बनता है, किसी स्ट्रक्चर के अंदर नहीं बनता। और कहां पाया जाता है? आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज में और एस्कोमाइसिटीज में। अब आप कहोगे मैम बेसिडियोमाइसिटीज का जो जिक्र आपने किया ही नहीं, क्योंकि बेसिडियोमाइसिटीज में ध्यान रखना एसेक्सुअल स्पोर्स बनते ही नहीं। बेसिडियोमाइसिटीज में फ्रैगमेंटेशन देखने को मिलता है, वहां एसेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट होते हैं। तो कोनिडिया इज द मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर ऑफ फंजाई। फंजाई में सबसे ज्यादा कोनिडिया बनता है, बेसिडियो में और एस्को में और ड्यूटेरो में। अब चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे तरीके हैं। अगर हम जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वहां पर होता क्या है कि पहले कैरियोगेमी होती है, पहले प्लास्मोगेमी होती है। प्लास्मोगेमी का मतलब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और दो स्ट्रक्चर को फ्यूज होना होता है तो पहले उनका साइटोप्लाज्म फ्यूज करता है, जिसे हम प्लास्मोगेमी कहते हैं। और फिर उसके बाद उनके न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं, जिसे हम कैरियोगेमी कहते हैं, और फिर बन जाता है डिप्लॉइड जाइगोट। लेकिन हम जानते हैं कि फंजाई की बॉडी तो हैप्लॉइड होती है, उसे ये डिप्लॉइड जाइगोट चाहिए ही नहीं। तो जाइगोट जैसे ही बनता है उसमें मियोसिस करवा दिया जाता है। जाइगोट जैसे ही बनता है उसमें मियोसिस करवा दिया जाता है और उससे बन जाते हैं सेक्सुअल स्पोर्स। ध्यान से सुनना, दो तरह के स्पोर्स हैं फंजाई की लाइफ साइकिल में, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। सेक्सुअल स्पोर जाइगोट में मियोसिस होने के बाद बनते हैं। तो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो पहले क्या होता है बेटा? प्लास्मोगेमी, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, फिर कैरियोगेमी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, और फिर बन जाता है जाइगोट, डिप्लॉइड जाइगोट। और फिर उसमें मियोसिस हो जाता है और बनते हैं सेक्सुअल स्पोर्स, जैसे एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स। कभी कभी क्या होता है कि प्लास्मोगेमी के तुरंत बाद कैरियोगेमी नहीं होती है, मतलब दो स्ट्रक्चर का साइटोप्लाज्म तो फ्यूज कर जाता है लेकिन उनका न्यूक्लियस तुरंत फ्यूज नहीं करता। तो क्या होगा?
एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई हो जाएंगे, इसे हम कहते हैं डाइकैरियन। ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई हो जाएं, उसे हम डाइकैरियन कहते हैं, और ऐसी फेज को हम डाइकैरियोफेज कहते हैं। तो कभी कभी प्लास्मोगेमी के तुरंत बाद कैरियोगेमी नहीं होती, तो बीच में एक छोटी सी स्टेज देखने को मिलती है जिसे हम डाइकैरियोफेज कहते हैं, और ये केवल 2 ही मेंबर्स में देखने को मिलती है, एस्कोमाइसिटीज में और बेसिडियोमाइसिटीज में। ड्यूटेरो और फाइको में डाइकैरियोफेज नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब हमने 4 क्लासेस में फंजाई को बांट दिया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी, वो कैसे दिखते हैं, दूसरा उनका माइसीलियम कैसा है, और तीसरा उनमें स्पोर कैसे बन रहे हैं। सबसे पहली क्लास हमारी आती है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में आपको ध्यान रखना है माइसीलियम एसेप्टेट होता है, एसेप्टेट। फाइकोमाइसिटीज के मेंबर्स, कुछ मेंबर्स पानी में भी पाए जाते हैं, वरना अधिकतर जमीन पे वो पाए जाते हैं। पानी में पाए जाने वाले मेंबर का एग्जाम्पल है एल्ब्यूगो, और जमीन पर पाए जाने वाले का एग्जाम्पल है राइजोपस और म्यूकर। फाइकोमाइसिटीज में सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्रॉपर। फाइकोमाइसिटीज के मेंबर्स में फ्रूटिंग बॉडी नहीं होती है। फ्रूटिंग बॉडी कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको अभी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है फाइकोमाइसिटीज में फ्रूटिंग बॉडी नहीं होती है, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। पानी में भी पाए जाते हैं कुछ मेंबर्स, कुछ जमीन पे पाए जाते हैं। पानी में पाए जाने वाले मेंबर्स में जूस्पोर बनता है, और जमीन पर पाए जाने वाले मेंबर्स में स्पोरेंजियोस्पोर बनता है। एल्ब्यूगो फेमस एग्जाम्पल है, जो कि व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड करता है। मस्टर्ड के प्लांट में व्हाइट रस्ट की बीमारी करने वाला एल्ब्यूगो होता है। फिर चलते हैं एस्कोमाइसिटीज पर। एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स का जो माइसीलियम होता है वो सेप्टेट होता है, सेप्टेट माइसीलियम। एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स में सेक्स ऑर्गन्स हैं, फ्रूटिंग बॉडी भी होती है, और उस फ्रूटिंग बॉडी का नाम होता है एस्कोकार्प। कैसे बनती है ये फ्रूटिंग बॉडी? अभी मैंने आपको बताया कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो प्लास्मोगेमी के तुरंत बाद कैरियोगेमी नहीं होती, बीच में एक डाइकैरियोफेज आता है, और ऐसे माइसीलियम को जिसमें हर एक कंपार्टमेंट में 2-2 न्यूक्लियाई हो, उसे हम डाइकैरियोटिक माइसीलियम कहते हैं। तो ऐसे डाइकैरियोटिक माइसीलियम के ऊपर कुछ स्पेशल बॉडीज बन जाती हैं जिन्हें हम फ्रूटिंग बॉडीज कहते हैं, और इन्हीं फ्रूटिंग बॉडी के अंदर न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं। यानी कि जब फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, फ्रूटिंग बॉडी किसके ऊपर बन रही है? डाइकैरियोटिक माइसीलियम के ऊपर। और डाइकैरियोटिक माइसीलियम कैसे बना है? प्लास्मोगेमी होकर, यानी कि केवल साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ है, न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं हुए। तो एक ऐसा माइसीलियम बन गया जिसके हर एक कंपार्टमेंट में 2-2 न्यूक्लियाई हैं। अब ये जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम है, इसमें अभी तक हमने कैरियोगेमी तो करवाई नहीं है, न्यूक्लियस अभी तक हमने फ्यूज नहीं करवाए हैं। तो होता क्या है, इन डाइकैरियोटिक, इमेजिन करो, इन डाइकैरियोटिक माइसीलियम में से छोटे छोटे बोरे जैसे स्ट्रक्चर निकलने शुरू हो गए। इन्हें हम कहते हैं एस्कस। तो इमेजिन करो एक लंबा सा धागा है और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, जिनमें हर एक कंपार्टमेंट में 2-2 न्यूक्लियाई हैं, और हर एक कंपार्टमेंट्स में से छोटे छोटे बोरे जैसे स्ट्रक्चर निकलना शुरू हो गए हैं, जिन्हें हम एस्कस कहते हैं। तो एस्कस होते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, बोरे जैसे स्ट्रक्चर्स। अब एस्कस के अंदर, हर एक एस्कस के अंदर 2-2 न्यूक्लियाई होते हैं, और फिर इन एस्कस के अंदर होती है कैरियोगेमी, यानी कि दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं। और एस्कस के अंदर जैसे ही दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं, तो एस्कस के अंदर बनकर तैयार हो जाता है जाइगोट। और जैसे ही जाइगोट तैयार होता है बनकर, तो फिर जाइगोट में मियोसिस हो जाता है, और जैसे ही जाइगोट में मियोसिस होता है, तो एस्कस के अंदर बनकर तैयार हो जाते हैं एस्कोस्पोर्स।
तो एस्कोस्पोर्स जो हैं वो एस्कोमाइसिटीज के सेक्सुअल स्पोर्स हैं जो कहां बन रहे हैं, एस्कस के अंदर। तो एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स में डाइकैरियोटिक माइसीलियम के ऊपर एस्कस बनते हैं। उन एस्कस में पहले कैरियोगैमी होती है, जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट में मियोसिस होता है, तो एस्कोस्पोर्स बनते हैं। यानी कि अल्टीमेटली एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ध्यान रखना है बेटा, सवाल पूछता है एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स में साइट ऑफ कैरियोगैमी कहाँ है, कैरियोगैमी कहाँ होती है, तो आप बोलोगे एस्कस में। फिर वो पूछेगा साइट ऑफ मियोसिस क्या है, मियोसिस कहाँ होता है, एस्कस के अंदर। एस्कोस्पोर्स कहाँ बनते हैं, एस्कस के अंदर। तो एस्कोस्पोर्स सेक्सुअल स्पोर्स हैं जो एंडोजीनस होते हैं, यानी कि एस्कस के अंदर बनते हैं। और ये जो सारे एस्कस हैं, बोरे जैसे स्ट्रक्चर हैं, ये सारे इकट्ठा होकर एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को हम फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं, एस्कोकार्प। राइट, एस्कोकार्प। तो आप कह सकते हो कि एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो इस तरह से हो रहा है, कैरियोगैमी और मियोसिस एस्कस के अंदर हो रहे हैं और अल्टीमेटली सेक्सुअल स्पोर्स एस्कोस्पोर्स बनते हैं। एस्कोमाइसिटीज के मेंबर में एसेक्सुअल स्पोर कौन था, कोनिडिया। एसेक्सुअल स्पोर कौन था, कोनिडिया। तो एस्कोमाइसिटीज के मेंबर का माइसीलियम होता है सेप्टेट। यहां पर फ्रूटिंग बॉडी होती है, एस्कोकार्प। सेक्स ऑर्गन्स भी होते हैं। सेक्सुअल स्पोर का नाम है एस्कोस्पोर, एसेक्सुअल स्पोर का नाम है कोनिडिया। एग्जाम्पल्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज, फेमस एग्जाम्पल्स हैं ईस्ट जो कि यूनिसेल्युलर मेंबर है, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, ये फेमस एग्जाम्पल्स हैं। फिर चलते हैं बेसिडियोमाइसिटीज पर। बेसिडियोमाइसिटीज में हम एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई भी कहते हैं क्योंकि उनके पास एस्कस होता है। बेसिडियोमाइसिटीज में ध्यान से सुनना जो अभी बोलूंगी, बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स में एसेक्सुअल स्पोर नहीं होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर नहीं होते हैं, वहां पे फ्रैगमेंटेशन देखने को मिलता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स में सेक्स ऑर्गन्स भी नहीं होते हैं लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अरे ये क्या बात हुई, बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स में सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, समझ नहीं आया। बेसिडियोमाइसिटीज में बिना सेक्स ऑर्गन्स की मदद के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है और इस तरीके को हम कहते हैं सोमैटोगेमी। सोमैटोगेमी ऐसा तरीका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए जरूरत नहीं है सेक्स ऑर्गन्स की। यहां पर क्या होता है, दो हाइफा पास आते हैं, दो धागे जो अलग अलग फंजाई के स्ट्रेन के हैं, एक धागा प्लस स्ट्रेन का होता है, एक धागा माइनस स्ट्रेन का होता है, और जब ये दोनों पास आते हैं तो इनमें केवल प्लास्मोगेमी होती है। इमेजिन करो दो धागे हैं और हर एक धागे में, हर एक कंपार्टमेंट में एक एक न्यूक्लियस है, दूसरे धागे में भी हर एक कंपार्टमेंट में एक एक न्यूक्लियस है। क्योंकि बेसिडियोमाइसिटीज का माइसीलियम कैसा है बेटा, सेप्टेट है, यानी कि बीच बीच में बहुत सारे सेप्टा होंगे तो पूरे धागे में बहुत सारे कंपार्टमेंट होंगे। तो सोमैटोगेमी के दौरान दो मोनोकैरियोटिक हाइफा पास में आते हैं। मोनोकैरियोटिक हाइफा मतलब जिसमें हर एक कंपार्टमेंट में एक एक न्यूक्लियस है। जब वो पास आए तो दोनों धागों के केवल साइटोप्लाज्म फ्यूज हुए, केवल साइटोप्लाज्म फ्यूज हुए, जिसको हम कहते हैं प्लास्मोगेमी। तो केवल प्लास्मोगेमी हुई, और जैसे ही ये दो मोनोकैरियोटिक हाइफा फ्यूज हुए जिसमें से केवल उनका केवल साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ, तो बनकर तैयार हुआ एक डाइकैरियोटिक माइसीलियम, डाइकैरियन, जिसमें हर एक कंपार्टमेंट में दो न्यूक्लियाई हैं। तो यहां बिना सेक्स ऑर्गन्स के ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान केवल प्लास्मोगेमी हो रही है और बनकर तैयार हो जा रहा है एक डाइकैरियोटिक माइसीलियम। इस डाइकैरियोटिक माइसीलियम से
छोटे छोटे बोरे जैसे स्ट्रक्चर निकलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन यहां पर उन बोरे जैसे स्ट्रक्चर को हम बेसिडियम कहते हैं। एस्कोमाइसिटीज में हम उन्हें एस्कस कह रहे थे। अब ये जो बेसिडियम निकले हैं डाइकैरियोटिक माइसीलियम से, इन बेसिडियम के अंदर पहले कैरियोगेमी होती है, यानी कि न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं, फिर जाइगोट बन जाता है, फिर जाइगोट में मियोसिस होता है, तो सेक्सुअल स्पोर्स बन जाते हैं, बेसिडियोस्पोर्स। लेकिन ये बेसिडियोस्पोर बेसिडियम के अंदर नहीं बल्कि उसके सरफेस पर बनते हैं। तो एस्कोस्पोर्स तो एंडोजीनस थे, एस्कस के अंदर बन रहे थे, लेकिन बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजीनस होते हैं, बेसिडियम के ऊपर बनते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स में साइट ऑफ कैरियोगेमी क्या है, न्यूक्लियस कहां फ्यूज होते हैं, तो आप बोलोगे बेसिडियम के अंदर। साइट ऑफ मियोसिस क्या है, तो आप बोलोगे बेसिडियम के अंदर। बेसिडियोस्पोर्स कहां बनते हैं, बेसिडियम के सरफेस पर। तो बेसिडियोस्पोर बेसिडियोमाइसिटीज के सेक्सुअल स्पोर्स हैं जो एक्सोजीनस होते हैं, बेसिडियम के सरफेस पर बन रहे हैं। तो बेसिडियोमाइसिटीज का माइसीलियम होता है सेप्टेट, सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते पर फिर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं होते हैं, फ्रूटिंग बॉडी होती है। जब खूब सारे बेसिडियम इकट्ठा हो जाते हैं तो फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, बेसिडियोकार्प। बेसिडियोमाइसिटीज के फेमस एग्जाम्पल हैं अस्टिलागो, जिसे हम स्मट फंजाई कहते हैं, पक्सीनिया जिसे हम रस्ट फंजाई कहते हैं, एगेरिकस जिसे हम मशरूम कहते हैं, पफ बॉल्स, लाइकोपर्डॉन, ये सारे एग्जाम्पल हैं बेसिडियोमाइसिटीज के। अब चलते हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज। ड्यूट्रोमाइसिटीज को हम इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं क्योंकि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीटली एब्सेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, ना सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। तो ड्यूट्रोमाइसिटीज में ना ही सेक्स ऑर्गन्स होते हैं और ना ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, ना ही सेक्सुअल स्पोर होते हैं। तो सेक्सुअल से रिलेटेड कुछ भी नहीं होता ड्यूट्रोमाइसिटीज में, ना सेक्सुअल स्पोर, ना सेक्स ऑर्गन्स और ना ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ एसेक्सुअल स्पोर, जिसे हम कहते हैं कोनिडिया। इनका माइसीलियम भी सेप्टेट होता है। ड्यूट्रोमाइसिटीज के जो मेंबर्स हैं उसमें जो फेमस एग्जाम्पल हैं वो है हमारे कोलेटोट्राइकन, आपका आ जाता है इसमें फेमस एग्जाम्पल ऑल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा जो स्किन की बीमारी करता है। दीज आर सम फेमस मेंबर्स ऑफ ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो ड्यूट्रोमाइसिटीज के मेंबर्स में फ्रूटिंग बॉडी नहीं होती है, फ्रूटिंग बॉडी नहीं होती हैं, ना ही सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ना ही सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, ना ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल स्पोर होता है कोनिडिया, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, माइसीलियम सेप्टेट होता है। एग्जांपल्स हमने देख ली। चलिए अब चलते हैं फंजाई के बाद फंजाई की कुछ सिम्बायोटिक एसोसिएशन पर। फंजाई दो तरह की एसोसिएशन बनाता है, एक होता है लाइकन और एक होता है माइकोराइजा। लाइकन में फंजाई एल्गी के साथ जुड़कर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है, जहां पे एल्गी को हम फाइकोबायोंट कहते हैं और फंजाई को हम माइकोबायोंट कहते हैं। एल्गी फोटोसिंथेसिस का काम करती है और ये जो फंजाई होती है वो रिप्रोडक्शन का, स्ट्रक्चर बनाने का, बाकी सारी चीजों का काम करता है। लाइकन्स बहुत ही धीरे धीरे ग्रो करते हैं और लाइकन्स बहुत अच्छे SO2 पोल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं। हवा में अगर SO2 की मात्रा ज्यादा होती है, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, तो ये काले पड़ जाते हैं, तो हमें पता चलता है अच्छा हवा में बहुत पोल्यूशन है। और किसी भी एरिया में जब इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है, मतलब जंगल बनने की तैयारी होती है, तो बंजर जमीन पर सबसे पहले पहुंचने वाले लाइकन्स होते हैं। यानी कि लाइकन्स जो होते हैं वो पाइनियर्स होते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन में, मतलब सब कहीं भी सबसे पहले पहुंचकर जीवन की शुरुआत करने वाले लाइकन्स हैं। माइकोराइजा में फंजाई जुड़ी हुई पाई जाती है विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, जैसे जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स की रूट से जुड़ी हुई पाई जाती है फंजाई। जैसे पाइनस जो कि एक जिम्नोस्पर्म है, उसकी रूट से जुड़ी हुई पाई जाती है फंजाई।
ऑर्किड जो कि एक एंजियोस्पर्म है, मोनोकॉट है, उसकी रूट से जुड़ी हुई पाई जाती है फंजाई। चलिए अब चलते हैं द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, एंड दैट इज द वायरस। अब वायरस की बात कर लेते हैं। हमने मुनेरा पढ़ लिया, हमने प्रोटिस्टा पढ़ लिया, हमने फंजाई पढ़ लिया, किंगडम एनिमेलिया आप जूलॉजी में पढ़ते हो, और किंगडम प्लांट की डिटेल हम प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे। तो अब बचता है वायरस। वायरस होते हैं एसेल्युलर या नॉन सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास एक प्रॉपर सेल नहीं होता है, उनके पास सेल नहीं होता है, और इन्हें हम कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। वायरस केवल पैरासाइट हो सकते हैं, एक लिविंग होस्ट सेल के बाहर उनका कोई अस्तित्व नहीं है। जिंदा रहने के लिए उनको लिविंग होस्ट सेल के अंदर ही आना पड़ता है। वायरसेस को 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं दी गई है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही नहीं है, उनके पास सेल ही नहीं है। वायरस के पास होता क्या है? जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन कोट। उसके पास सेल नहीं है प्रॉपर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, सेल कुछ भी नहीं है, बस उसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रोटीन कोट होता है। वायरसेस के स्ट्रक्चर की बात करें तो उनके पास जेनेटिक मटेरियल है। उनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। नीट का आया हुआ क्वेश्चन ध्यान से सुनो, कोई भी वायरस ऐसा नहीं है जिसमें डीएनए और आरएनए एक साथ हो। डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ किसी भी वायरस में नहीं होते हैं, या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है। सो वायरस आइदर कंटेन डीएनए और आरएनए, नेवर टुगेदर। या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, एक साथ कभी नहीं होंगे। जैसे आपको मैं डीएनए वायरसेस के कुछ एग्जाम्पल बताती हूं जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड हैं। ऐसे वायरसेस जिनमें डीएनए होता है, स्मॉल पॉक्स का वायरस, चिकन पॉक्स का वायरस, डीएनए वायरसेस हैं। हर्पीज का वायरस, ये 3 एग्जाम्पल याद रखना बेटा। हर्पीज का वायरस, स्मॉल पॉक्स का, चिकन पॉक्स का, ये तीनों डीएनए वायरसेस हैं। आरएनए वायरसेस के कुछ एग्जाम्पल्स याद करो जिनमें आरएनए होता है। इन्फ्लुएंजा का वायरस, कोविड कोरोना वायरस, स्वाइन फ्लू का वायरस, पोलियो का वायरस, कॉमन कोल्ड का वायरस, एड्स का वायरस, रेबीज का वायरस, ये सारे आरएनए वायरसेस हैं। चलिए अब वायरसेस को, अच्छा, जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ क्या होता है? प्रोटीन कोट। प्रोटीन कोट को दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कैप्सिड। और प्रोटीन कोट जिसे हम कैप्सिड कहते हैं वो छोटी छोटी सब यूनिट्स से मिलकर बना होता है, जिसे हम कैप्सोमियर कहते हैं। अब वायरसेस 3 तरह के होते हैं, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस और बैक्टीरिया वायरस। प्लांट वायरसेस जो प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं, एनसीईआरटी का पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकतर प्लांट वायरसेस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस होते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड मतलब एक ही स्ट्रैंड होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। प्लांट वायरसेस आर मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस। बैक्टीरियल वायरसेस को हम बैक्टीरियोफाजेस कहते हैं, जो बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाते हैं, और वो मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस होते हैं। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस। एनिमल वायरसेस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकते हैं, वो आपके सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस भी हो सकते हैं, और वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकते हैं। फिर से सुनो, एनिमल वायरसेस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकते हैं, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकते हैं। चलिए, बैक्टीरियोफाजेस में एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखा है T2 बैक्टीरियोफाज का। आपको मैं कुछ और एग्जाम्पल बता देती हूं। बैक्टीरियोफाजेस में लैम्डा फाज आ जाता है, T1 बैक्टीरियोफाज, T2 बैक्टीरियोफाज, ये सब आ जाते हैं। अब वायरसेस से जुड़े कुछ साइंटिस्ट की बात एनसीईआरटी में हुई है जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आते हैं हमारे डीजे इवानोविस्की।
इवानोविस्की ने सबसे पहले डिस्कवर किया था टोबैको मोज़ेक वायरस। इवानोविस्की ने सबसे पहले डिस्कवर किया था टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको प्लांट में बीमारी करने वाला। दूसरे साइंटिस्ट का नाम है बीजरिंक। बीजरिंक, इन्होंने सबसे पहले बताया था कि जो वायरसेस होते हैं वो कंटेजियम वाइवम फ्लूडम होते हैं, माने वो ऐसे फ्लूड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो लिविंग नेचर रखते हैं और इंफेक्शन कर सकते हैं। कंटेजियम मतलब इंफेक्शन फैलाने वाले, वाइवम मतलब लिविंग, और फ्लूडम मतलब फ्लूड, फ्लूड जैसे होते हैं, लिविंग होते हैं नेचर में और बीमारी कर सकते हैं। और सबसे पहले वायरस को वायरस नाम देने वाले भी बीजरिंक थे। पुरानी एनसीईआरटीज में कुछ और लिखा हुआ है, तो अब ये नया आपको याद करना है। बीजरिंक गेव द टर्म वायरस, नई एनसीईआरटी में यही छपा हुआ है। फिर आता है तीसरा नाम WM स्टैनली। स्टैनली सबसे पहले ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज किया था। आप वायरस को क्रिस्टलाइज कर सकते हो, उसे क्रिस्टल फॉर्म में बदल के रख सकते हो। तो सबसे पहले वायरस को क्रिस्टलाइज करने वाले WM स्टैनली थे, जिन्होंने सबसे पहले टोबैको मोज़ेक वायरस को क्रिस्टलाइज किया था। ठीक, चलिए अब बात करते हैं सब वायरल एजेंट्स की। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो कंप्लीट नहीं होते। वायरस दो चीजों से मिलकर बनता है, जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन कोड। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनके पास जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास प्रोटीन कोड नहीं होता। तो ऐसे इनकम्प्लीट वायरसेस को हम सब वायरल एजेंट कहते हैं, जहां पर हमारे दो मेन कैटेगरीज आती हैं, वायरॉइड्स और प्रायॉन्स। वायरॉइड्स की बात अगर करूं तो वायरॉइड्स ऐसे वायरसेस हैं जिनमें प्रोटीन कोड नहीं होता है, उनके पास केवल जेनेटिक मटेरियल होता है और वो भी आरएनए। तो ऐसे वायरसेस जिनके पास केवल आरएनए होता है, प्रोटीन कोड नहीं होता है, और वो बहुत ही छोटे वायरसेस होते हैं, उनका साइज नॉर्मल वायरसेस से बहुत छोटा होता है, और ऐसे वायरसेस केवल प्लांट्स में बीमारी करते हैं। ऐसे वायरसेस केवल प्लांट्स में बीमारी करते हैं, और इनको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे टीओ डाइनर। तो इनसे 4-5 ही क्वेश्चंस आते हैं। वायरॉइड्स को डिस्कवर करने वाले टीओ डाइनर थे। वो ऐसे वायरसेस हैं जिनके पास केवल आरएनए है, इसीलिए हम इन्हें फ्री आरएनएज भी कहते हैं। प्रोटीन कोड एब्सेंट होता है और इनका साइज बहुत छोटा होता है नॉर्मल वायरसेस के कंपैरिजन में, और इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही कम होता है, और ये केवल और केवल प्लांट्स में बीमारी करते हैं। ये प्लांट वायरसेस होते हैं। प्लांट वायरसेस के सिम्टम्स क्या हैं, ये भी एनसीईआरटी में गिवन है। अगर प्लांट को कोई बीमारी होती है और वो वायरल बीमारी है, तो उसके सिम्टम्स हैं लीफ रोलिंग, पत्ती रोल हो जाती है। लीफ कर्ल, पत्ती कर्ल हो जाती है। लीफ मोज़ेक, पत्ती पर छत्ते पड़ जाते हैं, पैचेस पड़ जाते हैं। स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ रुक जाती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं वायरल बीमारियों के। फिर चलते हैं प्रायॉन्स पर। प्रायॉन्स ऐसे वायरसेस हैं जिन्हें हम इन्फेक्शियस प्रोटीनेशियस पार्टिकल्स कहते हैं। मतलब इनके पास जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, इनके पास केवल प्रोटीन होता है, और इनका प्रोटीन ही बीमारी करता है। इनका साइज जो होता है वो लगभग नॉर्मल वायरसेस जितना ही होता है, बहुत छोटा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वायरसेस के स्ट्रक्चर में 95% पार्ट प्रोटीन का होता है, 5% केवल जेनेटिक मटेरियल का होता है। तो प्रायॉन्स के पास 95% पार्ट है। तो ध्यान रखना है, जो वायरॉइड्स होते हैं उनका साइज नॉर्मल वायरसेस से बहुत छोटा होता है, लेकिन प्रायॉन्स का साइज नॉर्मल वायरसेस के जितना ही होता है लगभग। प्रायॉन्स का जो प्रोटीन होता है वो एबनॉर्मली फोल्डेड होता है, यानी कि इनका प्रोटीन एबनॉर्मल होता है, इसीलिए इनका प्रोटीन बीमारी कर पाता है। जनरली वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल बीमारी करता है, और ये ऐसे वायरसेस हैं जिनका प्रोटीन एबनॉर्मली फोल्डेड होने के कारण इनका प्रोटीन ही इंफेक्शन फैलाता है। और प्रायॉन्स ऐसे वायरसेस हैं जो केवल एनिमल्स में बीमारी करते हैं। और कैसे बीमारी करते हैं? न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारी, ऐसी बीमारी जो न्यूरॉन्स को खराब कर दे, ब्रेन सेल्स को खराब करते हैं। अगर वो कैटल्स में होती है वो बीमारी, तो उसे मैड काउ डिजीज कहते हैं। अगर वो बीमारी ह्यूमंस में होती है
तो हम उसे क्रूज फेल्ड सिंड्रोम कहते हैं, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। अगर ह्यूमंस के केस में प्रायॉन्स ब्रेन सेल्स को मार रहे हैं तो उसे हम क्रूज फेल्ड सिंड्रोम कहते हैं। तो इसके साथ एनसीईआरटी में 2 वायरसेस के डायग्राम दे रखे हैं। एक दे रखा है टोबैको मोज़ेक वायरस का डायग्राम, जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है, और एक दे रखा है T2 बैक्टीरियोफाज का, जो कि एक बैक्टीरियल वायरस होता है। उसका स्ट्रक्चर टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर दे रखा है, उसका डायग्राम आप देख लीजिएगा। तो इसके साथ एक बड़ा चैप्टर हमने खत्म किया, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की बात करी, बैक्टीरिया की बात करी, प्रोटिस्टा की बात करी, फंजाई की बात करी और वायरसेस की बात करी। एनसीईआरटी की हर एक लाइन, हर एक एग्जाम्पल इसमें कवर हो चुका है। एक बार एनसीईआरटी रीड कर लीजिएगा, पीवाईक्यूज कर लीजिएगा और आपका चैप्टर तैयार। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, पढ़ते रहो, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहो। थैंक यू, लव यू, बाय ऑल।